अहमद जिलानी। खास बात आंध्र में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के सियासी बहरान की। आंध्र प्रदेश में हालिया हुए इंतखाबात के बाद से तेलुगु देशम पार्टी जवाल पजीर हो गई है। रियासत की तकसीम के बाद टीडीपी तेलंगाना में तो खत्म हो ही गई। रियासत आंध्र में वाईसीपी और मरकज में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से तेलुगु देशम के कई लीडर्स पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंद दिन कबल तेलुगु देशम पार्टी के 4 राज्यसभा एमपीज वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, जी मोहन राव और टीजी वेंकटेश बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब राज्यसभा में तेलुगु देशम के 2 और लोकसभा में 3 एमपीज हैं। यह भी इतला है कि तेलुगु देशम पार्टी के 18 एमएलएज बीजेपी से राब्ते में हैं। ऐसे हालात में तेलुगु देशम पार्टी के वजूद पर सवालिया निशान लग रहा है। तेलुगु देशम पार्टी में बहरान की अहम वजह क्या है, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैदराबाद के अलावा कर्नूल और विजयवाड़ा से खास मेहमान जुड़ेंगे। 1982 में कायम हुई ये टीडीपी पार्टी, जिसे एनटी रामाराव ने खड़ा किया था, और उस पार्टी को खड़ी करने में एनटीआर के साथ सबसे बड़ा ताउन अगर रहा तो वो है चंद्रबाबू नायडू। बल्कि सियासत का दरवाजा खुला है टीडीपी पार्टी को वजूद में लाकर तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन चेहरा थे उस वक्त एनटी रामाराव, जिन्होंने फिल्मों में अपनी एक शिनाख्त बनाई थी। और आइए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें हफीजुल्लाह खान, शेख हफीज करीमुल्लाह और फतेहुल्लाह खान, और इसके अलावा प्रेम कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तभी सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बात शुरू करेंगे टीडीपी के ही लीडर से। फतेहुल्लाह खान, जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, और प्रेम कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीडीपी का मुस्तकबिल, फ्यूचर क्या है आंध्र प्रदेश में? एक ऐसी पार्टी जिसने अपनी एक अलग शिनाख्त बताई थी, मुत्तहदा रियासत थी आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी शामिल था। उस वक्त एनटी रामाराव के दौर को हम याद करें तो कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया था उस वक्त। आज वही हालत टीडीपी की है। प्रेम कुमार जैन साहब, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूं कि तेलुगु देशम पार्टी बहुत पुरानी और मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी है जी। ऐसा अक्सर होता रहा है कि कोई पार्टी किसी वजह से सत्ता से बाहर रह जाती है और उसके बाद दोबारा वापस आती है। आज ये मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी आंध्र प्रदेश में हारी, और बुरी तरह से हारी, जिसके लिए हम स्वीकार करते हैं हम अपनी हार। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जनता के सामने जो डेवलपमेंट, जो कार्य करने की पद्धति चंद्रबाबू नायडू साहब की है जी, वो आज नहीं कल फिर हमें उसी विश्वास, उसी ताकत से वापस लेके आएगी, और हम फिर 2024 में जनता के सामने पूरी ताकत के साथ आंध्र प्रदेश में वापस आएंगे। नहीं जैन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, इतने सीनियर सियासतदान, इतनी सारी पॉलिटिक्स समझने वाले, और अपने आप को कई बार कह चुके हैं कि वो सियासत में सबसे सीनियर हैं, जिसका एक तरह से ताना भी दिया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कि अपने आप को सीनियर कहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल पूरे मुल्क में और आंध्र प्रदेश में है। रीजंस क्या लगते हैं आपको? क्या वजूहात है आंध्र प्रदेश में कि टीडीपी आज इस स्तर पर पहुंची है? ये चंद्रबाबू नायडू साहब का कहना नहीं है कि मैं सीनियर हूँ। ये सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि चंद्रबाबू नायडू साहब राजनीति के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं जी, और संभवतः विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो मोस्ट सीनियर आदमी हैं जी। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी ने ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की प्रॉब्लम में सबको धमकी दे के परेशान करके जिस तरह ये सत्ता के विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ये
एक राजनीति की भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, अभी हमारे 3 MP, राज्यसभा के 3 MP बीजेपी में गए। क्यों? क्योंकि तीनों के ऊपर बहुत सारे इनकम टैक्स ईडी के केस चल रहे थे, उनको बचना था, तो उनके लिए शरण की एक ही जगह थी बीजेपी। जिस प्रकार एक डिटर्जेंट की टैगलाइन है कि दाग अच्छे हैं, आज बीजेपी में जाने वाले सब अच्छे हो जाते हैं, वो दाग उनके खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि आज हर विपक्ष को, सिर्फ टीडीपी नहीं, सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी नहीं, हर विपक्ष के साथ यही किया जा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या कहीं भी। आज आप कर्नाटक की पॉलिटिक्स को देख लीजिए, ठीक है, हर जगह यानी वो लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं जिन पर दाग थे। शेख हफीज करीमुल्लाह, बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख हफीज करीमुल्लाह, साफ तौर पर जैन साहब का कहना है कि जिन पर दाग है उन्हें डराकर बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। अब लोगों को पता चला कि कौन हकीकत पर है, कौन जो है बातिल पर है, कौन नाहक पर है। अब जान चुके हैं तो फिर ये करते हैं कि इसके अंदर आ रहे हैं। और जितनी जो टीडीपी जो खत्म होने की बुनियाद इसलिए इस बुनियाद पर हुई कि इन्होंने जितनी बातें बदली, जितनी झूठ बदली, और जितना इन्होंने केंद्र के साथ में दगाबाजी किया, और ये तमाम चीजों को देखते हुए लोगों के अंदर चीज आ गई कि एक सीएम होते हुए कितनी बार एक सीएम असेंबली में बैठकर कहा क्या मैंने जब से देश आजाद हुआ ऐसा पीएम नहीं देखा, और वही सीएम जो उसको झूठ कहा, दगाबाज कहा, कितनी बातें कहा, तो ये मसला हुआ। तो इसलिए जो है हकीकत जो सामने आई कि ये पार्टी सही काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। करीमुल्लाह साहब, दागी लोग बीजेपी में शरण ले रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैन साहब का इल्जाम है ये टीडीपी का। नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। इसलिए कि दाग वालों को बीजेपी नहीं लेती है, इसलिए कि जो खुद लोग आते हैं इसके अंदर कि अपनी जो गलतियां उसमें हुई है, इसमें आकर सही काम करे, सही कौम की खिदमत करे, इस बुनियाद पर लिया जाता है, इस बुनियाद पर आते। यानी दागी आने वालों को आप लेते हैं? दागी को हम नहीं लेते, जो दाग है उस पे बने हैं। हमारी पार्टी में जब आते हैं उसको। जैन साहब तो ये कह रहे हैं कि जिनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सारी चीजें मसला था, तनाजात में घिरे थे, वही लोग आपके पास आए। ऐसी बात नहीं है ना। इससे पहले भी चंद्रबाबू नायडू इसमें आए थे तो क्या वो भी दगाबाज थे क्या? नहीं, पार्टी वो तो इत्तेहाद था ना, वो तो इत्तेहाद और पार्टी में शामिल होना बहुत अलग चीज है। जी जैन साहब आपका जवाब देंगे। प्रेम कुमार जैन। मैं जवाब देना चाहता हूं कि अगर ये लोग दागी नहीं लेते हैं तो क्या इतनी जल्दी थी, क्या इतनी वो थी कि रातों रात उनको पार्टी ज्वाइन करा दी गई? कम से कम उनको क्लीन चिट आने तक तो वेट करना था। अगर वो दागी नहीं है तो फिर उन्हें डर किस बात का था? कम से कम क्लीन चिट आने तक तो वेट करती बीजेपी। क्या जरूरत थी कि रातों रात उनको बीजेपी में ज्वाइन करा दिया गया? नहीं, वो दागी उसके अंदर नहीं है, इसलिए कि वो खुद जो है इसके अंदर काम करने के लिए आए हैं ताकि कौम का भला बेहबूद हो जाए। तो जी फताउल्लाह, अंदर आए अपनी दागी को लेने के लिए। ठीक है, फताउल्लाह कुछ आपकी बात का जवाब देंगे। जी फताउल्लाह खान, टीडीपी लीडर। जेलानी साहब, ये जो बात अभी आई है दागी लोगों की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी है, पूरी पार्टी दागी पार्टी है। बीजेपी के आज जो अमित शाह साहब है, सदर है, वो तो दागी आदमी है, उनके ऊपर कई कलंक लगे हुए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी साहब, उनको तो पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर कितने दाग लगे हैं। ये तो वे बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब दाग लगे हुए हैं, आपके सदर जो बीजेपी के हैं ऑल इंडिया सदर अमित शाह साहब, ये इल्जाम तो चंद्रबाबू नायडू पर भी है। कहा चंद्रबाबू नायडू पे आज तक कोई दाग नहीं लगा। चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे तो 20-22 केस लगा, एक भी केस उनके ऊपर नहीं रुका। जी, उनको दागी हम कैसे बोल सकते हैं?
जहां पर है नहीं, बीजेपी बीजेपी के इल्जामात तो कई लगे इलेक्शन में, बीजेपी ने कई बार कई तरह के इल्जामात लगाए करते हैं। तो टोटल टॉप टू बॉटम बीजेपी दागी पार्टी है। ये लोग दागी लोगों को नहीं लेके किसको लेंगे? अच्छे लोगों को लेंगे क्या ये लोग? जी हाफिज करीमुल्लाह साहब, जमा करना है दागी लोगों को। जी करीमुल्लाह साहब जवाब। अगर ये पार्टी दागी पार्टी होती थी, कुछ दूसरी मर्तबा इतने हाई पोजीशन से सीट पर नहीं आती थी भाई साहब। इसलिए कि देखो, जो हकीकत होती पब्लिक जानती है। मैं ये नहीं कहता कि इन पर दाग नहीं है, उन पर दाग नहीं है। ऐसे तो हर नेता पर आप जब से चरित्र उठाकर देखिए तो उस वक्त से लेकर अब तक फताउल्लाह आप जिसको भी उठाकर जी फताउल्लाह खान, अगर तब आपको मालूम था, आप ये कह रहे हैं कि दागी पार्टी है और लीडरों के आप बता रहे हैं, पीएम को आप दागी बता रहे हैं। 4 साल चंद्रबाबू नायडू इसी पार्टी और इसी पीएम के साथ रहे। पिछली बार पहली हुकूमत जब बनी तब टीडीपी को याद नहीं आया? देखिए जिलानी भाई, जब चंद्रबाबू नायडू साहब बीजेपी से मुलाकात किए, तेलुगुदेशम पार्टी और बीजेपी का मेलजोल जब हुआ जी, तो आंध्र प्रदेश के हालात पे थोड़ा नजर डालिए। आंध्र प्रदेश की हालात मजबूर हालत थी आंध्र प्रदेश की। ठीक, जब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश डिवाइड हुआ तो इसको सहारे की जरूरत थी। ठीक है, दागी ही सही, कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए जी। ऐसे हालात, यानी आपको और आंध्र प्रदेश को जब सहारे की जरूरत थी तो आपने उस दाग को भी भूल गए। ठीक है, अय्यूब अली खान वाईसीपी लीडर हमारे साथ हैं। अय्यूब अली खान, आपने बीजेपी और टीडीपी दोनों लीडरों को सुना। आंध्र प्रदेश के मौजूदा हालात वही हैं जो चंद्रबाबू नायडू के दौर में रहे। पिछले अब जो बजट हुआ कल, उसमें भी कुछ खास मिला नहीं। आपकी भी दोस्ती काफी बढ़ रही है बीजेपी के साथ, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। कल के बजट में जो भी हमको रुसवाई हुई है आंध्र प्रदेश को, ये नया नहीं है, मगर हमारे सीएम साहब जो है सेंटर से अपनी एक जगह है जो स्पेशल स्टेटस के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनसे पोलावरम के प्रोजेक्ट के लिए जो काफी उस पे करप्शन हुआ है पिछली गवर्नमेंट के जी, जब चंद्रबाबू नायडू साहब जो है काफी उसको पहले जो स्टेट बनाएंगे बोले, जो सेंटर का प्रोजेक्ट था वो, और पैकेज के लिए बहुत कोशिश करे तो पैकेज के बाद में जब पब्लिक में एक ऐसा मोड़ आया है जी कि हमारे सीएम साहब जो है पब्लिक को एक मनाने चले गए कि हमारी कुछ स्पेशल स्टेटस से ही आंध्र प्रदेश का भलाई होगी। तो वो चीज के लिए पब्लिक हमारे सीएम साहब को समझने लगी। 14 में जब चंद्रबाबू नायडू सीनियरिटी का एक मुद्दा लाए थे और झूठ का जो है ढेर लगा हुआ था कि नौजवानों को जॉब मिलेगा और स्पेशल स्टेटस के लिए करूंगा और फार्मर्स का पूरा वेव ऑफ करूंगा, ये सब चीज जो है उनके मुंह से जो झूठ निकला था वो झाड़ ऐसा बढ़ते गया, 19 में कतरना पड़ा उसका। तो अब इसके बाद में चंद्रबाबू नायडू नहीं रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। नहीं, टीडीपी लीडर का यही कहना है कि आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए चंद्रबाबू नायडू ने सब चीजें बर्दाश्त की, हासिल नहीं हुआ। जब देखा कि बीजेपी नहीं दे रही है वो अलहदा हो गए। आप भी उसी ट्रैक पर हैं? वैसा नहीं साहब, पहले आप स्पेशल स्टेटस के लिए रिजेक्ट करें, आप पैकेज ले लेंगे बोले, आप पैकेज में जो है काफी करप्शन होगा। तो जब करप्शन होने का मौका नहीं मिला तो फिर स्पेशल स्टेटस में अपना रूट बदले होते। जो बीजेपी से वो पहले मुलाकात करे थे थोड़े 99 में, उसके बाद में बोले बहुत गलती करा, मैं बीजेपी से मिला बोले, फिर जो है 14 में फिर बीजेपी से दोस्ती करे, 19 तक फिर उनके साथ दोस्ती बनाए रखे। उसके बाद में 4 महीने ठीक है, वो सारी कहानी पता है। प्रेम कुमार साहब आपकी बात करेक्शन। प्रेम कुमार साहब, जिस तरह से आपने भी कहा, अयूब भी कह रहे हैं और करीमुल्लाह भी कह रहे हैं कि जो हालात आंध्र प्रदेश के रहे, बीजेपी से दोस्ती की वजह क्या रही, अलहदा भी आप क्यों है, ये सबको पता है। फिर क्या वजह है कि बीजेपी की तरफ आपके लीडर रागिब हो क्यों रहे हैं? देखिए, मैं यहां पे आपको स्पष्ट कर दूं कि ये
नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 2014 इलेक्शन के बाद स्पष्ट कहा था और तिरुपति लॉर्ड वेंकटेश्वरम स्वामी के सिटी के अंदर ये वायदा किया था कि मैं आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दूंगा। उसके बाद भी उन्होंने आंध्र प्रदेश की पब्लिक को, आंध्र प्रदेश के राज्य को पूर्ण रूप से धोखा दिया, जिसकी वजह से हमको बीजेपी के अगेंस्ट में ये कदम उठाना पड़ा और बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर कोई करप्शन केस नहीं है। ये जिस तरह की पॉलिटिक्स आज की जा रही है और वाईएसआरसीपी जो बीजेपी का बी पार्ट है, पहली मुलाकात के बाद जगन साहब ने बाहर निकल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से निकल के ये कहा था कि हमको उम्मीद नहीं है कि हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। लास्ट वीक भी पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा है कि हम कोई स्पेशल स्टेटस का दर्जा आंध्र प्रदेश को नहीं देंगे। ये आज भी मैं बोल सकता हूं कि जो प्रयास चंद्रबाबू नायडू साहब का था आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने का या आंध्र प्रदेश की जनता के भलाई के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ था, वही सर्वोत्तम है। और निश्चित रूप से कल फिर हम सत्ता में आके ये सिद्ध कर देंगे कि हम आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जी अयूब साहब, प्रेम कुमार साहब का इल्जाम कि जिस तरह से आपने दोस्ती की है बीजेपी से और ये पहले बयान का जो कोट कर रहे हैं प्रेम कुमार साहब, मिलने वाला नहीं है। फिर किस उम्मीद पर, किस जो है बातों पर आप आंध्र प्रदेश की आवाम को भरोसा दिला रहे हैं? जी 303 सीट मिलने के बाद कोशिश जो है बी टीम नहीं है, ये सी टीम नहीं है, कोई टीम नहीं है। कभी जो है जगन मोहन रेड्डी साहब जो है कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा दोस्ताना है, मगर स्टेट और सेंटर का एक रिलेशनशिप रहता जिसके थ्रू हमको हर चीज कामयाबी मिलेगी अपने डेवलपमेंट के लिए। जी तो अब वो भी दुश्मनी के लिए बी टीम सी टीम बोलना गलत बात है। आप जो है जो जितना कर लिए 4-5 साल, आप तो कुछ हासिल नहीं करे। कल अमरावती में मैं गया था। नहीं अयूब साहब, जगन मोहन रेड्डी ने अपनी मीटिंग्स में इलेक्शन के दौरान कहा था कि जो स्पेशल स्टेटस देगी, जिसकी भी सरकार सेंटर में बनेगी, अभी इलेक्शन चल रहा था, हम उसको सपोर्ट करेंगे। यानी आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस के लिए सपोर्ट की बात की थी। और फिर मोदी से मुलाकात के बाद पहला स्टेटमेंट, जैसा कि प्रेम कुमार जैन बता रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है, तो फिर अब क्या उम्मीद लगाएगी वाईसीपी? वही दायरे पर जा रही है जो टीडीपी के साथ हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश की आवाम को मिला क्या और मिलेगा क्या? सवाल यह है। नहीं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ तो नहीं सकती। जो रिलेशनशिप सेंटर और स्टेट का रहना है जी, तो हमारे तो पहला ही मुद्दा यह है कि स्पेशल स्टेटस दीजिए। आज हम उनको 303 सीट मिलने के बाद में हमारी जरूरत नहीं है उनको जी। अगर वही काम 250 सीट मिलते थे तो ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाता था कि गवर्नमेंट जो है हमारे पीछे पड़ती थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्पेशल स्टेटस का था, तो वो हम डिमांड कर सकते थे, वो आज नहीं है। मगर फिर भी उनकी हर कोशिश रहेगी कि स्पेशल स्टेटस के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनके सेंटर के साथ मिलकर चलेंगे और इश्यू वाइज सपोर्ट करेंगे। ठीक है करीमुल्लाह साहब, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सूरत हाल है, दल बदली का काम चल रहा है, आंध्र प्रदेश की आवाम को कुछ मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में किस तरह की सियासत आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है? बीजेपी जिसका कोई वजूद नहीं था, वहां पर जिस तरह का माहौल बीजेपी के लिए, वहां की मकामी पार्टियां ही हमेशा रही, लेकिन टीडीपी को कहीं ना कहीं बीजेपी ने निशाने पर रखा है। अभी देखिए साहब, एक राष्ट्र आना है जिसके अंदर कामयाबी होना है। जो राष्ट्र में ऊपर जो सेंट्रल में जो हुकूमत आएगी और नीचे स्टेट में कोई हुकूमत आएगी, तो उस राष्ट्र जल्दी वजूद में आएगा। अब यहाँ मामला गड़बड़ ऐसा रहा कि जगन मोहन रेड्डी साहब ने सोचा कि 220-225 पर बीजेपी खड़े हो जाएगी और उसके बाद हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद फिर हमारा जो चाल चलना वो चलेगी। उनकी करमान थी, लेकिन अवाम ने इस तरह से उनको फैसला दे दिया कि किसी के जरूरत के बिना वो अपनी सीट को, अपनी हुकूमत उन्होंने कायम किया। तो आप ये जो हमारे साथ बताया कि उन्होंने तब तो मोहब्बत के अलावा, उनसे मांगने के अलावा डिमांड करने कोई जरिया नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू साहब जो इस वक्त, तो जी उस वक्त अगर उससे पहली बार
मोदी की एक बात देखिए, मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो जुबान से कोई बात करते हैं तो उसको मुकम्मल करते हैं, ये उनकी जात है, वो उनकी आदत है। लेकिन उन्होंने कभी किसी स्टेटस में जब तिरुपति का इश्यू उठाते हैं कि तिरुपति में मोदी साहब ने कहा कि उनको स्पेशल स्टेट, मोदी ने कहा था उस जगह पर, चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि जब हम हुकूमत कायम करेंगे तो हम स्पेशल स्टेटस लाएंगे। फिर उन्होंने पैकेज पर राजी हो गए और उनके बेटा ने बहुत बयान दिया कितने हजार करोड़। लेकिन करीमुल्लाह साहब लगातार आंध्र प्रदेश से, चाहे पार्टी कोई हो, आंध्र प्रदेश की स्पेशल स्टेटस की डिमांड जरूर रही है, लेकिन बीजेपी दे नहीं रही। और दूसरी बात यह है, मजबूत सरकार सेंटर में आपकी है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बावजूद उसके आप कई छोटी छोटी पार्टियों के, मकामी पार्टियों के लीडरों को शामिल कर रहे हैं। क्या ये जमहूरियत के लिए ठीक है? जी, जिस तरह से आप दीगर रियासती पार्टी के लीडरों को रागिब कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए ठीक है, जबकि आपको जरूरत ही नहीं है। फिर क्या, कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए टीडीपी के लीडर्स को आपका शामिल करना? ये कहीं ना कहीं सियासत ही है एक तरह से। ये सियासत है, लेकिन ये लोग जो है, जब जिस पार्टी में लोगों ने काम किया 5 साल अपना अफसोसी जिंदगी को लेते हुए कि हमने गलत पार्टी में काम किया है, तो फिर वो खुद अपने इससे बीजेपी किसी को दावत नहीं दी, आप हमारे पार्टी में आइए, बीजेपी किसी को दावत नहीं देती। नहीं, दावत तो आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैन साहब का जैसे कहना है, ये वो लोग हैं जिन पर दाग है, वो लोगों को आप शामिल करें, जबकि आपको जरूरत नहीं है इस वक्त। नहीं, हमको तो जरूरत नहीं है, उनके ऊपर दाग है, उनके ऊपर केसेस है, वो उनका पर्सनल, उनका क्रिमिनल अलग है, लेकिन ऐसे लोगों को तो हम नहीं लेते। लेकिन वो खुद आवाम का काम करने के लिए जब आते हैं तो ये तो उसके अंदर होती है ना बात। तो ठीक है, जैन साहब इतनी सीनियरिटी के बावजूद, इतनी पुरानी पार्टी, चंद्रबाबू नायडू का अपना एक मकाम है सियासत में, लेकिन अपने लीडरों को रोक नहीं पा रही है। मौजूदा हालात जिस तरह के भी हों, सियासत में इस तरह के हालात होते रहे हैं पहले भी, और सभी पार्टियों के साथ रहे, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं भेदभाव है, या जात पात की सियासत है, या फिर आंध्र प्रदेश का जो सियासी माहौल है उसमें चंद्रबाबू नायडू अलहदा तेलंगाना हो जाने के बाद, आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद पार्टी को संभाल नहीं पाए। ये भी एक सवाल है जैन साहब। चंद्रबाबू जैसे योग्य पॉलिटिशियन के बारे में ये कह पाना कि वो संभाल नहीं पाए, मैं नहीं समझता। मैं आपको फिर बता दूं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मोटो है कि विपक्ष को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में अगर स्वस्थ विपक्ष नहीं है तो वो लोकतंत्र किसी तरह का नहीं है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य, ओनली बीजेपी नो विपक्ष, ठीक, यही सिर्फ बीजेपी का धारणा है, यही बात के ऊपर बीजेपी चल रही है। किस तरीके से भी आपने जैसे खुद कहा कि वो छोटी मोटी पार्टियों को क्यों अपने साथ जोड़ रही है, उनका लक्ष्य एक है कि विपक्ष रहना ही नहीं, कल कोई उनके अगेंस्ट बोलने वाला रहना ही नहीं, क्योंकि कल टीडीपी का हिकमत अमली आगे क्या होगी पार्टी की को बरकरार रखने, पार्टी को मजबूत करने के लिए और मौजूदा हालात से लड़ने के लिए टीडीपी क्या कुछ करेगी? फताउल्लाह, एक मिनट हम टाइम चाहूंगा। कल जिस तरीके से बजट आया, बजट के अंदर लोगों को धोखा दिया गया। प्रदेश का इंतखाब हुआ जी, चुनाव हो गया और काउंटिंग भी हो गया, तो आंध्र प्रदेश की आवाम खुद ये हैरान है कि हमने तो वोट चंद्रबाबू नायडू साहब को दिया। नहीं, वो हो गया, वो सरकार बन गई, सब कुछ हो गया। अब टीडीपी अब आगे क्या करेगी? चंद्रबाबू नायडू का फ्यूचर क्या है? जो तेलुगु देशम पार्टी का जो मुस्तकबिल है, ये तो सुनहरा मुस्तकबिल होगा तेलुगु देशम पार्टी का। ठीक, क्योंकि हमारे लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब हर वक्त पब्लिक में रहने वाले लीडर हैं। ठीक है, वो कभी भी 360 पर 5 दिन में कभी भी रेस्ट लेने वाले लीडर नहीं। ठीक, जहां भी पब्लिक का अब आगे पंचायत इलेक्शन है, अब आगे पंचायत इलेक्शन जरूरी है, तो चंद्रबाबू नायडू साहब फौरी वहां पर हाजिर होते हैं। और कल हमने मीडिया में भी देखा कि जब चंद्रबाबू नायडू साहब तेलुगु देशम पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं जी, उन पे जो वाईसीपी पार्टी वालों ने हमला किया है, तो उनको देखने के लिए जब चंद्रबाबू नायडू साहब परचूर के पास गए तो हजारों की आवाम चंद्रबाबू नायडू साहब को सड़कों पर आकर इस्तेकबाल कर रही है।
ठीक। तो इससे मालूम होता है कि तेलुगु देशम पार्टी एक समंदर है। इस पार्टी से एक दो लोग अगर गए भी है लीडर, तो तेलुगु देशम पार्टी का कैडर जो है वो अभी भी उम्मीद है आपको, आप अपनी पार्टी बचा पाएंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक 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 है, 100% अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तेलुगु देशम पार्टी रहेगी। ठीक। और जो भी इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर तेलुगु देशम पार्टी अपनी ताकत का इजहार जरूर करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि अवाम ने जिस तरह से वोट दिया है, पार्टी को देखकर भी वोट दिया है, इसका ख्याल लीडरों को जो दल बदली कर रहे हैं उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आते रहते हैं और इलेक्शन में अवाम इस तरह का माहौल बनाती जरूर है। बहरहाल आंध्र प्रदेश के अवाम को क्या मिला और किस पार्टी को क्या मिला, आने वाला इलेक्शन जरूर बताएगा। मौजूदा हालात में जिसको जो कुछ मिला है वो उनका अपना नसीब रहा है। तो सियासत में ऐसी चीजें होती रहती हैं। देखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश किस रुख पर जाएगा अगले इलेक्शन तक। आगे पंचायत इलेक्शन है, टीडीपी क्या कुछ खाता खोल पाती है ये देखा जाएगा। तो आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।